ऑफिस से शाम 7 बजे जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरा सारा सामान कमरे के बाहर बिखरा पड़ा था। मेरी अलमारी खुली हुई थी, कपड़े फर्श पर पड़े थे और मेरी शादी की तस्वीर दीवार से उतारकर एक कोने में रख दी गई थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले सास बोली, आज से ये कमरा मेरी बेटी रश्मि का है, तो ऊपर वाले स्टोर में रहेगी। मैंने अपने पति अमित की तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें झुका ली। उसी पल मैंने सिर्फ एक बात कही, आज आपने मेरा कमरा छीना है, कल शायद ये पूरा घर भी आपका नहीं रहेगा। मेरी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले 24 घंटे में उनकी हंसी हमेशा के लिए गायब होने वाली है। मेरा नाम नेहा है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ और अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शादी के 4 साल में मैंने इस घर को अपना घर समझकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। मेरी सास कमला देवी अपनी बेटी रश्मि से बहुत प्यार करती थी। 6 महीने पहले रश्मि का तलाक हो गया था और वह हमेशा के लिए मायके आ गई थी। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने खुद कहा था कि जब तक वह संभल नहीं जाती, वह हमारे साथ रहेगी। लेकिन धीरे धीरे माँ जी को लगने लगा कि घर की हर अच्छी चीज पर रश्मि का हक है। उधर अमित की कंपनी में सैलरी कम हो गई थी। घर की ईएमआई भरना मुश्किल होने लगा था। पिछले 3 महीनों में वह जितना दे पाता, बाकी रकम मैं अपनी सैलरी और बचत से पूरी कर देती थी। मैंने कभी घर में किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ जी को अपने बेटे की मजबूरी का पता चले। 2 दिन पहले बैंक का आखिरी नोटिस आया था। अगर अगले दिन शाम तक बकाया ईएमआई जमा नहीं होती, तो बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता। मैंने अपनी 5 साल की एफडी जुड़वाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय बैंक जाकर पूरी रकम जमा करने वाली थी। मुझे लगा था कि बस एक दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी शाम जब मैं घर लौटी, तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। रश्मि मेरे कमरे में अपना सामान सजा रही थी। मेरा सूटकेस, कपड़े और जरूरी फाइलें बाहर फेंकी हुई थी। मैंने घबराकर पूछा, माँ जी, ये सब क्या है? कमला देवी ने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, आज से नीचे का बड़ा कमरा रश्मि का है, तो ऊपर स्टोर में रह ले। बहुओं को इतना बड़ा कमरा शोभा नहीं देता। मैंने अमित की तरफ देखा और उम्मीद की कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, नेहा, कुछ दिन की ही तो बात है, एडजस्ट कर लो। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने धीरे से पूछा, अगर कभी पहले तुम्हारा कमरा किसी और को दे दिया जाता, तब भी तुम यही कहते? अमित चुप रहा। उसकी चुप्पी ने मुझे जवाब दे दिया कि इस घर में मेरा सम्मान किसी की प्राथमिकता नहीं है। रश्मि भी बोली, भाभी, इतना नाराज होने की क्या बात है? ऊपर भी तो कमरा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कमरा छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की इज्जत छोटी या बड़ी होती है। लेकिन मेरी बात सुनकर कमला देवी हंस पड़ी और बोली, बहुत नाटक हो गया। जहाँ रहना है रह, नहीं तो अपने मायके चली जा। मैंने बिना एक शब्द कहे अपना जरूरी सामान उठाया। उसी समय मेरे बैग से बैंक की फाइल नीचे गिर गई, जिसमें एफडी तुड़वाने और ईएमआई जमा करने के सारे कागज रखे थे। मैंने फाइल उठाई, उस पर उसे देखा और मन ही मन फैसला कर लिया कि जिस घर में मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं, वहां मेरी जिंदगी भर की बचत भी नहीं जाएगी। मैं चुपचाप घर से निकल गई। पीछे से माँ जी की आवाज आई, 2 दिन बाद खुद लौट आएगी। उन्हें नहीं पता था कि मैं सिर्फ घर नहीं छोड़ रही थी, बल्कि वह फैसला भी बदल चुकी थी, जो अगले दिन इस घर को बचाने वाला था। पूरी रात अमित के फोन आते रहे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह ठीक 10 बजे बैंक के 2 अधिकारी घर पहुंचे। उन्होंने अमित को अंतिम दस्तावेज दिखाते हुए कहा, कल तक भुगतान नहीं हुआ, इसलिए अब हमें आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अगर तुरंत बकाया राशि जमा नहीं हुई, तो मकान कब्जे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यह सुनते ही कमला देवी के हाथ से चाय का कप गिर गया। अमित को उसी पर समझ आ गया कि जिस बहू का कमरा उन्होंने एक झटके में छीन लिया था, वही इस घर को टूटने से बचाने वाली आखिरी उम्मीद थी। उस दिन बैंक अधिकारियों के जाने के बाद पूरे घर में पहली बार सन्नाटा था। कमला देवी बार बार अमित से एक ही सवाल पूछ रही थी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ईएमआई नहीं भर पा रहे हो? अमित ने सिर झुकाकर कहा, माँ, पिछले 8 महीनों से मेरी सैलरी कम हो गई थी। मैंने जितना हो सका भरता रहा, लेकिन पिछले 3 महीने से घर की ईएमआई नेहा अपनी सैलरी से भर रही थी। मैंने सोचा था कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा,
इसलिए आपको नहीं बताया। यह सुनते ही रश्मि भी हैरान रह गई। उसे पहली बार पता चला कि जिस भाभी का कमरा उसने अपना समझ लिया था, वही इस घर को बचाने के लिए अपनी जरूरतें छोड़ रही थी। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने घबराकर पूछा, नेहा कहाँ है? अमित ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे नहीं पता। उसने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। उधर मैं अपनी सहेली कविता के घर बैठी थी। मेरा फोन लगातार बज रहा था। अमित के 20 से ज्यादा मिस कॉल, सास के कई मैसेज और रश्मि की भी कॉल आई हुई थी। लेकिन इस बार मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। कविता ने धीरे से पूछा, क्या तुम वापस जाओगी? मैंने शांत स्वर में कहा, जिस घर में मेरा सम्मान नहीं बचा, वहां सिर्फ घर बचाने के लिए क्यों जाऊं? उसी समय मेरे फोन पर बैंक मैनेजर का कॉल आया। उन्होंने कहा, मैडम, आपने पिछले 6 महीनों में जो रकम जमा की थी, उसकी वजह से ही यह मकान अब तक नीलामी से बचा हुआ था। कल तक पूरी बकाया राशि जमा नहीं हुई तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब ये फैसला परिवार को करना है। शाम तक अमित मुझे ढूंढते ढूंढते कविता के घर पहुंच गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, नेहा, घर चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसकी आवाज देखा मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, गलती किस बात की? मेरा कमरा छीनने की या छिपाने की कि मैं इस घर की ईएमआई भर रही थी? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं माँ के सामने कभी बोल नहीं पाया। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती थी। जब पत्नी के सम्मान की बात थी, तब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा फैसला थी। तभी कमला देवी भी वहीं पहुंच गई। आते ही उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन अपना घर तो तू बचा रही थी। मैं चुप रही। रश्मि भी मेरे सामने आकर बोली, भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतना सब कर रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे उस कमरे की वजह से आपको इतना दुख होगा। मैंने धीरे से कहा, कमरे की बात नहीं थी, बात सम्मान की थी। अगर उस दिन मुझसे एक बार पूछा होता तो शायद मैं खुद अपना कमरा तुम्हें दे देती। लेकिन मेरा सामान बाहर फेंक कर मुझे यह एहसास दिलाया गया कि इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। सबकी आंखें झुक गई। तभी अमित ने जेब से बैंक का नोटिस निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोला, अगर तुम साथ नहीं दोगी तो कल यह घर हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। मैंने कुछ पल तक वह नोटिस देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से उठकर बाहर चली गई। अमित और कमला देवी को लगा कि मैंने हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन अगले ही दिन सुबह ठीक 10 बजे जब बैंक अधिकारी मकान का कब्जा लेने पहुंचे, तभी सड़क पर एक कार आकर रुकी। मैं कार से उतरी। मेरे हाथ में एक फाइल थी। बैंक अधिकारी मुझे देखते ही खड़े हो गए। अमित, कमला देवी और खड़े बस मुझे देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस फाइल में क्या था और अगले 5 मिनट में मैं ऐसा कौन सा फैसला लेने वाली थी जिससे सिर्फ घर ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदलने वाला था। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे बैंक के अधिकारी, रिकवरी एजेंट और दो गवाह घर के बाहर खड़े थे। पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो चुकी थी। कमला देवी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रश्मि लगातार रो रही थी और अमित चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। तभी मेरी कार घर के सामने आकर रुकी। मैं धीरे धीरे उतरी। मेरे हाथ में एक मोटी फाइल थी। बैंक मैनेजर ने मुझे देखते ही कहा, मैडम, अगर आज बकाया राशि जमा नहीं हुई तो हमें कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। मैंने बिना कुछ कहे फाइल उनके हाथ में दे दी। उन्होंने दस्तावेज खोले, कुछ मिनट तक ध्यान से देखे और फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अब इस मकान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरी बकाया ईएमआई और पेनल्टी जमा हो चुकी है। यह सुनते ही अमित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कमला देवी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नेहा। लेकिन मैं शांत खड़ी रही। बैंक अधिकारी जाने लगे तो अमित मेरे सामने आ गया और बोला, तुमने फिर भी घर बचा लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने घर बचाया है, लेकिन पहले अपना आत्मसम्मान बचाया है। तभी बैंक मैनेजर ने एक और दस्तावेज अमित को देते हुए कहा, आगे से ईएमआई इसी नए समझौते के अनुसार जमा होगी। अमित ने कागज पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें साफ लिखा था कि आगे की सभी किस्तें संयुक्त खाते में जाएगी और मकान के रिकॉर्ड में नेहा का वैध सह स्वामित्व भी दर्ज किया गया है। मैंने यह शर्त बैंक के सामने रखी थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं भी इसी घर की किस्तें भर रही थी। बैंक ने दोनों पक्षों की सहमति से
नया समझौता तैयार कर दिया था। अमित ने बिना एक पल गवाए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने कहा, आज समझ आया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, बराबरी और भरोसे से चलता है। कमला देवी रोते हुए मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तेरा कमरा छीन लिया था, लेकिन तूने हमारा पूरा परिवार बचा लिया। मुझे माफ कर दे। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, अगर उस दिन आप सिर्फ एक बार मुझसे पूछ लेती तो मैं खुद अपना कमरा रश्मि को दे देती। दुख कमरे का नहीं था, दुख इस बात का था कि मुझे इस घर में अपना समझा ही नहीं गया। रश्मि भी मेरे सामने आ गई। उसने रोते हुए कहा, भाभी, आज से उस कमरे पर मेरा नहीं आपका हक है। मैं ऊपर वाले कमरे में चली जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अब इस घर में कोई किसी का कमरा नहीं छीनेगा। हम मिलकर जगह भी बांटेंगे और जिम्मेदारियां भी। कॉलोनी के लोग जो सुबह तमाशा देखने आए थे, आप चुपचाप ये सब देख रहे थे। जाते जाते बैंक मैनेजर ने एक बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, कई लोग पैसों की कमी से घर खोते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि एक परिवार सम्मान की कमी से अपना घर खोने वाला था। उनके जाने के बाद अमित मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, नेहा, अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन एक मौका और दे दो। इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। मैंने कुछ पल उसकी तरफ देखा और कहा, मौका मैं तुम्हें नहीं, हमारे रिश्ते को दे रही हूँ। लेकिन याद रखना, जिस दिन फिर मेरे सम्मान से समझौता हुआ, उस दिन मैं चुपचाप नहीं जाऊंगी। अमित ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार कमला देवी ने भी मुस्कुराकर कहा, आज से इस घर का सबसे बड़ा कमरा मेरी बहू का ही रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपना कमरा नहीं, हमारा घर भी बचाया है। उस शाम जब मैं उसी कमरे में वापस गई, तो वहां मेरा सामान पहले से भी ज्यादा सलीके से रखा हुआ था। दीवार पर हमारी शादी की तस्वीर फिर से टंगी थी। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि घर में सबसे बड़ा कमरा उस इंसान का नहीं होता जो सबसे ज्यादा अधिकार जताए, बल्कि उसका होता है जो मुश्किल वक्त में पूरे घर को टूटने से बचा ले। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।